नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 2 ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक टू लिटिल टू लेट। मतलब बिल्कुल छोटा और काफ़ी लेट, ये सेंस है। यहाँ पे मैं ग्रामेटिकल जो भी पोर्शंस हैं उनको भी क्लियर करूँगा। उन सारी चीज़ों को समझने और सीखने के लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। जैसे लिटिल एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझेंगे। जब भी कभी अनकाउंटेबल नाउन आए, इसको ध्यान से समझेंगे। जहाँ भी अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी, वहाँ पे अगर ये लगाना हो तो लिटिल वाला कॉन्सेप्ट आएगा। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। यानी जो ये वाला ऊपर वाला जो है वो पूरा नेगेटिव कॉन्सेप्ट में मानते हैं। इसके साथ नो या नॉट नहीं लगाएंगे। और लिटिल मतलब होता है थोड़ा सा। और द लिटिल, इसका भी मतलब होगा थोड़ा बहुत जो भी है उसके बारे में। तो ये दोनों पॉजिटिव सेंस में मानते हैं, ये नेगेटिव सेंस में आएगा। इसके साथ जब भी कोई नाउन लगाएंगे तो अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे, इसको याद रखेंगे। इसी प्रकार से एक कॉन्सेप्ट आता है फ्यू। फ्यू मतलब कोई नहीं। अ फ्यू जिसका मतलब कुछ होता है, और द फ्यू इसका मतलब जो कोई भी है। यानी ये दोनों पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव सेंस है। और तीनों ही कंडीशन में नाउन हमेशा काउंटेबल प्लूरल आएगा। तीनों ही कंडीशन में, चाहे आप बात करें फ्यू की या अ फ्यू की या द फ्यू की, तीनों ही कंडीशंस में नाउन को हमेशा रखेंगे प्लूरल। लेकिन फ्यू का मतलब कोई नहीं, अ फ्यू मतलब कुछ, और द फ्यू मतलब जो कोई भी है। TOO का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, यानी मोर देन रिक्वायर्ड के सेंस में। बट इन नेगेटिव सेंस होता है। जैसे बोलते हैं ना कि काफी कोल्ड है तो बोलते हैं टू कोल्ड। काफी बुरा है टू बैड। तो नेगेटिव सेंस में लगता है, यानी अनप्लेजेंट सेंस में आप यूज करते हैं टू का। बहुत सारे इसके मतलब है। और टू लेट मतलब काफी देर, ये सेंस है। यहाँ पे राइटर ये कहना चाहते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे इसमें है द सिचुएशन इन मणिपुर बिलाइज द होम मिनिस्ट्रीज सैंग्विन असेसमेंट। अब यहाँ से समझेंगे। इसमें क्या है, सिचुएशन नाउन है। जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले, इसको ध्यान से समझेंगे। प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द लग जाए, तो समझिए बीच वाला नाउन होगा। और भी चीजें समझेंगे, प्रेपोजिशन या वर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन, या रिलेटिव प्रोनाउन, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रेपोजिशन या वर्ब, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रेपोजिशन, यहाँ भी ध्यान से समझेंगे। उससे पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, और उसके पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये याद रखेंगे ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखेंगे इन प्रेपोजिशन है। बड़े प्लेस के लिए इन लगाते हैं, छोटे प्लेस के लिए एट लगाते हैं। उसके पहले एक वर्ड आया, उसके पहले आर्टिकल लग गया, यानी ये नाउन है। यानी ऊपर वाले को ये यहाँ पे मॉडिफाई करता है। इसका बेनिफिट क्या है, जब भी आप फिलिंग द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट या एरर डिटेक्शन डिटेक्शन के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आती हैं। जैसे मान लीजिए आर्टिकल्स दिया हुआ है, यानी द दे दिया, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर आगे प्रेपोजिशन वर्ब कुछ भी है, तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि नाउन ही यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे फिल करेंगे नाउन। तो ऑप्शंस में जो भी नाउन के अलावा वर्ड्स होंगे उसको हटा देंगे, जो बचे हुए वर्ड्स हैं उसमें आप दिमाग लगाएंगे। तो कम से कम इन सारी चीज़ों से आप नज़दीक तो पहुँच जाते हैं। इसलिए रीडिंग को जोड़ कर करना, यानी अटैच करके सीखना ग्रामर के साथ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जो सारी चीज़ें मैं हमेशा सेशन में बताता हूँ। द सिचुएशन इन मणिपुर इन बिलाइज। बिलाइज मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना, मतलब किसी बात को झुठलाना बोल सकते हैं। यहाँ पे बिलाई मतलब बोल सकते हैं, जैसे किसी भी बात को यानी यानी कॉन्ट्राडिक्ट करना। कॉन्ट्राडिक्ट आप बोल सकते हैं इसको। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है किसी भी बात को अपोज करने के सेंस में आता है। यानी कह सकते हैं किसी चीज़ को डिनाई करना, ये सारे इसके मतलब है। बिलाई की ऐसे हिंदी देखेंगे तो इस वर्ड की जो हिंदी मीनिंग होती है इसको समझ लेंगे आप। जैसे कोई चीज़ के बारे में झुठलाने के सेंस में भी आता है। कई मतलब होते हैं एक वर्ड के, यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट
इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करने के सेंस में यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको याद रखेंगे। मतलब झुठलाना। तो सिचुएशन सब्जेक्ट हो गई। जब भी प्रेपोजिशन से पहले जो पॉइंट लगा होता है वो सब्जेक्ट मानते हैं। द सिचुएशन इन मणिपुर बिलाइज, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब झुठलाता है, झुठलाना कह सकते हैं। द होम मिनिस्ट्रीज सैंग्विन असेसमेंट, असेसमेंट नाउन है, सैंग्विन एजेक्टिव है। इन सब के बारे में मीनिंग समझेंगे। जैसे यहाँ पे वर्ड आया असेसमेंट। असेसमेंट जिस वर्ड के लास्ट में मेंट लगा हो वो नाउन कहलाएगा, TION लगा हो नाउन कहलाएगा। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। असेसमेंट मतलब बोलेंगे जजमेंट या इवैल्यूएशन को बोलते हैं। इसका मतलब हो जाएगा जजमेंट या फिर इवैल्यूएशन को बोलेंगे। और यहाँ पे सैंग्विन वर्ड आया। सैंग्विन मतलब होता है जैसे कोई चीज ऑप्टिमिस्टिक, यानी आशावादी सोच को बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। इसको बोलते हैं सैंग्विन, मतलब कोई चीज होपफुल बोल सकते हैं। होपफुल ये एजेक्टिव है। नाउन की विशेषता बताए हुए एजेक्टिव कहलाएगा। मतलब सिचुएशन इन मणिपुर बिलाइज, मणिपुर में जो सिचुएशन है, स्थिति है, कंडीशन है, वो बिलाइज करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, झुठलाता है द होम मिनिस्ट्रीज सैंग्विन असेसमेंट को। जो इनका जजमेंट है ऑप्टिमिस्टिक वाला, होपफुल यानी उम्मीद वाला, उसको ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अब बातें क्या हैं ये स्टोरी में समझ में आएंगी, इसके लिए मैं आपको लिए चलूंगा आगे थोड़ी देर में। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक चीज़ आप याद रखेंगे, सफिक्स, यानी सफिक्स के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड्स से पहले यूज करते हैं, और सफिक्स का मतलब जो चीज़ें वर्ड्स के लास्ट में लग जाए उन्हें सफिक्स बोलेंगे। तो वर्ड्स के लास्ट में TION, MENT, OR, ER, TYCE, नेस, उसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इज़म लग जाए, ट्यूड लग जाए, एज लग जाए, SIS या IS लग जाए। तो ये सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन, यानी ये सारी चीज़ें जिन वर्ड्स के लास्ट में लगी हों उन सारे वर्ड्स को बोलेंगे नाउन। इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं जिसको स्टोरी में मैं बताऊंगा। या कुछ वर्ड्स हैं जिसमें ये सारी चीज़ें लगी हों, उसका रूप अलग होता है कुछ जगहों पे, बाकी सभी जगहों पे ये नाउन कहलाएंगे। उसके अलावा किसी भी वर्ड्स के लास्ट में IVE लग जाए, OUS लग जाए। उसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं जैसे कि लेस, AL, OUS। OUS मैंने ऊपर लिख दिया है, आगे समझ लेंगे। इसको मैं फिर से सही से कर देता हूँ। जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में IVE लग जाए, OUS लग जाए, लेस लग जाए, फुल लग जाए, एल लग जाए, एबल लग जाए, तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। इसको याद रखेंगे। उसके अलावा समझेंगे, किसी भी नाउन में जैसे ही आप अटैच करते हैं LY, तो नाउन में LY लग जाना वो एजेक्टिव कहलाएगा। और किसी भी एजेक्टिव, यानी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, किसी भी एजेक्टिव में LY लगाएंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में LY जैसे ही जोड़ेंगे तो वो भी बनेगा एडवर्ब। और भी सारी चीज़ें हैं जिसको मैं स्टोरी में बताऊंगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि सिचुएशन नाउन है, असेसमेंट ये भी नाउन है, उसके बारे में कुछ बातें कही जाने वाली वर्ड ये एजेक्टिव कहलाएगा। यानी सैंग्विन मतलब होता है काफ़ी होपफुल, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, यानी एजेक्टिव है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो आशा वाली बातें होती हैं जिसमें उम्मीद हो, उसको ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। और पैसिमिस्ट मतलब एक वर्ड होता है निराशावादी वाली चीज़ को। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्टोरी पे। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। कन्फ्लिक्ट ये जो वर्ड है जिसका मतलब होता है टसल, या फिर इसके लिए बोलेंगे डिस्कॉर्ड, कंटेंशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे विवाद, या झगड़ा या विवाद दोनों कह सकते हैं। या तो झगड़ा बोलेंगे या फिर विवाद बोलेंगे। और रेजोल्यूशन मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब उद्देश्य के सेंस में आता है। जैसे
कोई चीज़ को प्रस्ताव करना, संकल्प लेना, समाधान, यानी यहाँ पे समाधान के सेंस में आएगा, सेटलमेंट के सेंस में आएगा। यहाँ पे रेजोल्यूशन मतलब एक संकल्प लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लिया होगा। रेजोल्यूशन लिया होगा जैसे संकल्प लिया होगा कि ये काम करना है, ये काम करना है। लेकिन इसका एक और मतलब होता है सेटलमेंट, यानी समाधान। समाधान बोलेंगे, यानी इसको एक और वर्ड बोल सकते हैं सेटलमेंट। ये वाला वर्ड नाउन है, यानी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो भी है, मतलब जो झगड़े का सेटलमेंट है। एंड पीस बिल्डिंग यानी शांति स्थापित करना। और द एब्सेंस ऑफ बोथ, या फिर दोनों में कमी। एब्सेंस मतलब होता है जैसे अनुपस्थिति, यानी एब्सेंस ऑफ बोथ यानी दोनों की बात हो रही है, या तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी सेटलमेंट ये है, या पीस बिल्डिंग शांति स्थापित करना, या द एब्सेंस ऑफ बोथ एंड द प्रोलोंगेशन ऑफ ए स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब जो झगड़ा होता है, लंबे समय से चलने वाली चीज़ को प्रोलोंगेशन बोलेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है, आर डिपेंडेंट अपॉन, यानी सब्जेक्ट है प्लूरल बोथ, या ये सारी चीज़ें डिपेंड के साथ वैसे तो ऑन लगाते हैं, डिपेंड के साथ ऑन प्रपोजिशन लगाते हैं, पर अपॉन का मतलब है इस बात पे जोर देने का सेंस है। ये सारी चीज़ें क्या है, डिपेंडेंट अपॉन है सर्टेन कंडीशंस पे। कुछ कंडीशंस है उस पे ये सारी चीज़ें डिपेंड है। एक चीज़ आप याद रखेंगे, जैसे सेंटेंस में कभी भी असर्टेन लगा हो, असर्टेन, तो उसके बाद नाउन सिंगुलर होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन। और जब भी सेंटेंस में सर्टेन लग जाए, इसको मैं बताते चल रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। सर्टेन लग जाए, इसके साथ ए ना लगा हो, तो नाउन हो जाएगा प्लूरल, यानी नाउन आप याद रखेंगे प्लूरल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं सर्टेन कंडीशंस, कंडीशंस नाउन है, सर्टेन वैसे एडजेक्टिव है। प्रोलोंगेशन का मतलब जो चीज़ें लंबे समय से चलती आ रही हैं उन्हें क्या बोलेंगे, प्रोलोंगेशन। इन सारी चीज़ों को समझते चलेंगे डेली बेसिस पे, अगर आप पेपर को ध्यान दे दिए इस प्रकार से, ग्रामर को जोड़ करके, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी ही है। बट स्टार्टिंग में प्रोलोंगेशन मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का जो एक्सटेंशन होता है किसी चीज़ के ड्यूरेशन को, उसको बोलेंगे। इस वर्ड को लिख लेंगे। स्ट्राइफ का मतलब जैसे संघर्ष भी होता है, झगड़ा भी होता है, विवाद भी होता है, उसको स्ट्राइफ बोलते हैं। स्ट्राइफ मतलब कहेंगे कन्फ्लिक्ट, या इसके लिए एक और वर्ड आता है फ्रिक्शन भी होता है, फ्रिक्शन, डिस्कॉर्ड, ये सभी इसके सिनोनिम्स है स्ट्राइफ के। इसको लिख लेंगे आप। स्ट्राइफ मतलब होता है टसल, डिस्कॉर्ड। ये सारी चीज़ें क्या है, डिपेंडेंट अपॉन है। डिपेंडेंट है किस पे डिपेंड है, कि सर्टेन कंडीशंस पे डिपेंडेंट है, कि कुछ कंडीशंस है उसमें ही ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे डिपेंडेंट एक वर्ड आया। डिपेंडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, जैसे किसी चीज़ पे रिलाई करना। जब भी नाउन या एडजेक्टिव के साथ इज मार्ज जुड़ जाए, तो आर यहाँ पे वी1 कहलाएगा, यानी मेन वर्ब है। इज वी5 होता है जब मेन वर्ब की तरह वर्क करे, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। तो ये वी5 वी1 है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है यहाँ तक। कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीस बिल्डिंग जो वर्ड है, ये सभी, या फिर दोनों में एब्सेंस, यानी दोनों में कमी। एंड द प्रोलोगेशन ऑफ ए स्ट्राइव, जो लंबे समय से जो स्ट्राइव हो रहा है, जो झगड़ा हो रहा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है सर्टेन कंडीशंस पे। इफ़ देयर इज़ अ विनिंग साइड, अगर एक विनिंग साइड हो, देयर के साथ सिमिलर यूज़ करते हैं या प्लूरल, वो आगे डिपेंड करता है कि आगे क्या यूज़ हुआ है, सिमिलर है या प्लूरल है, उस पर सारी बातें डिपेंड होती है। इफ देयर इज अ विनिंग साइड, अगर कोई विनिंग साइड है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, इन द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट में मानी विवाद में, दैट सीक्स जो डिमांड करता है, कन्फ्लिक्ट सब्जेक्ट हो गई, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो चीज़ लगी होती है वही सब्जेक्ट मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ सिंगुलर है तो आगे सीक्स हो गया, सिक्स वी5 है, वी5 हमेशा सिंगुलर में रखते हैं। इस चीज़ को डिमांड करता है टू रेस्टिट्यूट एंड रिकॉन्सिल विद लॉन्ग लूजिंग साइड। इस चीज़ को क्या बातें कही जा रही है, कि ये सारी चीज़ें क्या करता है, रेस्टिट्यूट करता है। रेस्टिट्यूट मतलब रिस्टोर करना, पुनः स्थापित करना। इसका मतलब होता है रिस्टोर करना, किसी भी चीज़ को पुनः स्थापित करना, रेस्टोर करना बोलेंगे, रिस्टोर करना, या किसी चीज़ को पुनः स्थापित करना। क्या स्थापित करना, रिकॉन्सिल विद, रिकॉन्सिल के साथ विद लगाते हैं।
यहाँ पे ऐसे रिकॉन्साइल बोलेंगे इसको। रिकॉन्साइल मतलब होता है कोई चीज़ के बारे में सुलह, यानी कोई चीज़ को रिजॉल्व करना होता है, उससे बोलते हैं। रिकॉन्साइल मतलब किसी चीज़ को सुलह करने के सेंस में आता है। इसको याद रखेंगे। ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे वर्ड हैं, इनको डेली पढ़ेंगे तो आपको याद होना ही होना है, डेफिनेटली वाली बातें हैं। रिकॉन्साइल का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में कंबाइन करना, कोऑर्डिनेट करना, मतलब हार्मोनाइज करना। अच्छे सेंस में मानते हैं, सुलह करने के सेंस में आता है, इसको लिख लेंगे। रिकॉन्साइल का मतलब होता है, मैंने जैसे कि बताया, जैसे किसी चीज़ को कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट। या फिर इसके बहुत सारे मीनिंग और भी हैं, जैसे कंबाइन करना, अपनाना बोल सकते हैं विद द लूजिंग साइड। जो लूजिंग साइड है उसको अपनाने का सेंस है। मतलब इफ़ देर इज़ अ विनिंग साइड, एक विनिंग साइड भी है। कन्फ्लिक्ट चीज़ों में जो डिमांड करता है रेस्टिट्यूट करना, रिस्टोर करना, किस बात को? रिकॉन्साइल विद लूजिंग साइड। जो चीज़ें लूजिंग साइड है उसको स्थापित करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए चीज़ें डिमांड करता है। देन देर इज़ अ गारंटी ऑफ पीस। इसके बाद ये ऑथर कह रहे हैं कि वहाँ पे शांति की गारंटी है। पीस मतलब शांति या हार्मोनी को बोलते हैं। इफ़ देर आर नो विनिंग साइड्स। अब यहाँ पे आर क्यों लगा? क्योंकि आगे प्लूरल साइड्स आ गया। विनिंग एडजेक्टिव है, नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए, वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करे, तो उसको मानेंगे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर देर आर नो विनिंग साइड्स, अगर कोई विनिंग साइड्स नहीं है, बट ऑनरेबल, ऑनरेबल कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, ऑनरेबल से पहले आप हमेशा एन लगाते हैं। यहाँ पे पता नहीं कोई चीज़ें मिस प्रिंट हो गई होगी या जो भी है, या कैसे लिखा गया है, बट यहाँ पे ऑनरेबल का साउंड होता है वॉवेल, उसके पहले एन लगाते हैं। अगर काउंटेबल की बात हो तो एन यूज़ करते हैं। तो ऑनरेबल ये एडजेक्टिव है और कॉम्प्रोमाइज नाउन है, तो ऑनरेबल से पहले एन लगाएंगे। ये मिस्टेक है। बट ऑनरेबल कॉम्प्रोमाइज इज वर्कआउट। कभी कभी क्या होता है कि एक तरह से ऑनरेबल कॉम्प्रोमाइज करते हैं बिटवीन टू साइड्स। बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज़ करते हैं, अमंग हमेशा मोर देन टू में यूज़ करेंगे। दो साइड्स के बीच में एक ऑनरेबल कॉम्प्रोमाइज भी वर्कआउट करता है, चीज़ें काम करता है, सोल्यूशन निकलता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझें कॉन्फ्लिक्ट, ये सभी सारी चीज़ें क्या हैं, ध्यान देंगे। जो भी चीज़ें हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सभी जगहों पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है। सारी बातें मैंने बता दी है, इसको प्रैक्टिस करेंगे। आप देखेंगे सब्जेक्ट कहाँ है, इसकी वर्ब कहाँ है, सब मैंने बताया है। जैसे मान लीजिए कि एब्सेंस ऑफ बोथ साइड, सारी चीज़ें सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। देर इज़ अ विनिंग साइड, विनिंग साइड सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। आगे इसमें है देयर इज़ गारंटी ऑफ पीस, गारंटी हो गया, सब्जेक्ट इज़ यहाँ पे है। उसके अलावा आगे देखेंगे देयर आर लगा, क्योंकि आर यहाँ पे साइड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आर आ गया। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। ऑनरेबल एडजेक्टिव है, ये नाउन है। इस वर्कआउट होता है, ये भी प्रेजेंट का हिस्सा है। तो प्रेजेंट के हिस्से को ध्यान से समझेंगे। जो भी चीज़ें हैं, यानी जो भी टेंस आता है उसको ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। वहाँ पे राइटर क्या बातें कहना चाहते हैं, आखिर मसला क्या है, मुद्दा क्या है, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। देन टू, फिर भी देर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लास्टिंग पीस। फिर भी एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नाउन है। पीस क्या स्थापित हो सके उसके लिए एक पॉसिबिलिटी भी है। देर आर ऑल्सो सिचुएशंस, बहुत सारे सिचुएशंस है, इसलिए आर लग गया। व्हेन कन्फ्लिक्ट्स, ये नाउन है, ये आर हो गया। कन्फ्लिक्ट्स आर नॉट रिजॉल्व्ड, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे झगड़े नहीं सुलझाए जाते हैं, बट a tenuous yet steady peace is maintained through dialogue and discussion। फिर भी बातें कह रहे हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे राइटर की बात समझेंगे, कितना अच्छा ऑथर लिख रहे हैं। टेन्यूस मतलब वेरी वीक बोलते हैं, ये वर्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब वेरी वीक हो जाएगा, काफ़ी कमज़ोर को कहते हैं, या फिर बहुत ही कमज़ोर या हल्का। बट देर इज टेनियस येट स्टेडी पीस, फिर भी क्या है, पीस स्थापित करने की बात हो रही है कि स्टडी मतलब कोई चीज़ें बैलेंस तरीके से होती हैं, उसको बोलेंगे। इज मेंटेन्ड थ्रू, मेंटेन किया जाता है डायलॉग यानी बातचीत से, एंड डिस्कशन से। मतलब एक चांस है पॉसिबिलिटी की। जैसे बहुत ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे झगड़े को सुलझा नहीं सकते, बट कुछ ऐसी भी सिचुएशन है, थोड़ी सी तो चांस है
जिसकी वजह से डायलॉग यानी बातचीत की वजह से, डिस्कशन की वजह से हर मसले को सुलझा सकते हैं, ये बात राइटर कह रहे हैं। बट अ सिचुएशन वेयर वायलेंस रेजेस, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे वायलेंस मतलब हिंसा, ये बढ़ता है, उगता है, मतलब बढ़ना होता है यहाँ पे, उठाना। ये V5 है, इट्स हेट टाइम जो मेन टाइम होता है। एंड अगेन व्हेन एक्टर्स इन कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू, जो झगड़े करने वाले लोग को एक्टर्स बोलते हैं। कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद में जारी रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक्टर्स इन कन्फ्लिक्ट, एक्टर सब्जेक्ट है, कन्फ्लिक्ट ये वर्ब है V1, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आया। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1 लगाएंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5 लगाएंगे, क्योंकि V5 हमेशा सिंगुलर फॉर्म में मानी जाती है। टू बी होस्टाइल मतलब एक ऐसा जो एक्टर्स होते हैं, मतलब एक बात कही जा रही है कि एक सिचुएशन ऐसा बनता है जहाँ पे वायलेंस बढ़ जाता है, हेड हेड टाइम के रूप में। एंड अगेन द व्हेन एक्टर्स इन कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू करते हैं बी होस्टाइल विदाउट इवन टॉकिंग टू ईच अदर, बिना एक दूसरे से बात किए हुए। ईच अदर एक दूसरे से के लिए यूज करते हैं, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आता है। अब यहाँ पे वर्ड मिला होस्टाइल। होस्टाइल मतलब शत्रुता होता है, दुश्मनी को कहते हैं, कि ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। हॉस्टाइल मतलब बोलेंगे जैसे एक तरह से शोइंग ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी कहीं पे झगड़ा या विवाद शो करने को बोलते हैं। यानी हिंदी में कहेंगे प्रतिरोधी, शत्रुतापूर्ण, दुश्मनी को कहते हैं। कि द कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू कर किस में हो जाता है, हॉस्टाइल में, विदाउट इवन टॉकिंग, एक दूसरे से बात किए बिना, उस सेंस में। कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड एज पीसफुल, इसको नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता शांति, इसको नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता पीसफुल तरीके से, इसको नहीं लिया जा सकता, ये बात ऑथर कह रहे हैं। कैनॉट के साथ बी लग गया, मतलब मॉडल के साथ बी आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। और जब भी मॉडल्स के साथ अटैच करना हो मेन वर्ब, तो एक्टिव सेंटेंस में इसके साथ हमेशा V1 जोड़ेंगे, इसको याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, राइटर बहुत ही अच्छी बातें कह रहे हैं यहाँ पे। सिचुएशन को जोड़कर आप पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। डेली बेसिस पे मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को इस पे ज़रूर वर्क करें, ताकि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, इन सारी चीज़ों को और अच्छा कर सके। और इसी चैनल पे बहुत सारे टॉपिक का आप देखेंगे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स है, उसको भी देखिए, पढ़िए, उससे आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी चैनल पे जैसे ही आप जाएंगे प्रोफाइल पेज पे तो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर कोई टॉपिक आप पढ़ चुके हैं जिसमें डाउट है, उस टॉपिक को खोलिए, उसमें बहुत सारी स्लाइड बनी हुई है, एक करके आप पूरी तरह से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे भी अपने आप को बेहतर करना, उसके लिए जो भी तरीके हैं आपको अपनाने चाहिए, जिससे आपका जॉब लगे, इंग्लिश अच्छी हो। लाइफ को समझने के लिए भी, यानी लाइफ में ऐसे भी इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लिखना। अगर नहीं आती तो कोई कोई ऐसा नहीं कि कोई गुनाह है। बट आज के ज़माने में हिंदी आप जानते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश के बारे में जानकारी है, तो दोनों चीज़ें आपकी अच्छी होंगी तो आगे चल के ये बेनिफिट, यानी ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल होंगी आपके लिए, आपको ही बेनिफिट मिलेंगे इसके। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, यहाँ से फिर से मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। यहाँ पे एक वर्ड मिला था पीसफुल, इसके बारे में समझेंगे। पीसफुल के बारे में क्या बातें थी। पीसफुल का मतलब होता है ट्रैंक्विल, यानी शांत के सेंस में आता है, काम के सेंस में आता है। इसके लिए वर्ड बहुत ही अच्छा है ट्रैंक्विल, मैं आपको लिख देता हूँ। ये सभी वर्ड्स हमेशा मिलते हैं। ट्रैंक्विल है, QUIL यहाँ बोलेंगे इसको, या काम, CALM, इसको काम पढ़ते हैं, एल साइलेंट होता है यहाँ पे, इसको काम पढ़ेंगे। तो वैसे पीसफुल की अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी इसका होता है शांतिपूर्ण, शांतिमय, अमन पसंद, ये बहुत सारे सेंस है इसका। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री यानी MHA, इसके बारे में बार बार बातें होंगी, हैज़ पैटेड इट सेल्फ, इंडियन होम मिनिस्ट्री ने अपने आप को ही तारीफ की है। अपने आप को तारीफ करना यानी इट सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, खुद के बारे में खुद की बात करना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। पैटेड मतलब होता है जैसे कोई चीज़ के बारे में क्लैप करना, ताली बजाना, तारीफ करने के सेंस में आएगा। ऑन द बैक बाय क्लेमिंग
दैट क्लेमिंग मतलब दावा करते हुए द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट, जो भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार वहाँ पे है, हैज़ मैनेज टू बिल्ड ब्रिजेस ऑफ यूनिटी, यूनिटी के पुल बांधे हैं इन द नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। ये बात उन्होंने तारीफ की। यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ पैटेड, यानी जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव के साथ वी थ्री जोड़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ने, सब्जेक्ट हो गई तो हैज़ के साथ वी थ्री आ गया, यूनियन मिनिस्ट्री ने खुद की तारीफ की, खुद के बारे में क्लैप किया ऑन द बैक, ऑन क्लेमिंग, भारतीय जनता पार्टी दावा करते हुए कि जो लेट गवर्नमेंट है हैज़ मैनेज, यहाँ भी सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट हैज़ के साथ वी थ्री आ गई, मैनेज के साथ टू बिल्ड ब्रिजेस, मतलब कि उन्होंने पुल बांधे हैं ऑफ यूनिटी के, मतलब एकता के, इन द नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट साइड में। ये बात उन्होंने कही खुद की तारीफ करते हुए, यूनियन होम मिनिस्टर ने कही। ये बात ऑथर कह रहे हैं। बिल्ड मतलब बनाना, ब्रिजेस मतलब जोड़ना होता है, या पुल बांधना बोलेंगे यहाँ पे, ये सेंस है। और बैक का कई मतलब है, जैसे पीछे की ओर या वापस के सेंस में आएगा, बिहाइंड द सीन के सेंस में आता है। ये सारी बातें यहाँ पे हो रही है। मैनेज के साथ टू लगाते हैं, ये सभी याद रखेंगे। मैनेज टू एक टर्म होता है नन फाइनाइट, आप इस पे सर्च करेंगे मिल जाएगा जब भी आप चाहेंगे। कि इसी चैनल पे जैसे ही जाएंगे आप, प्रोफाइल पेज पे, वहाँ पे मिलेगी प्लेलिस्ट, वहाँ पे नन फाइनाइट की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जेरन पार्टिसिपल इन्फिनिटी मिलेगा। उस इन्फिनिटी में आप देखिएगा ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि मैनेज, ट्राई, एंडेवर, इन सभी वर्ड्स के साथ टू प्लस बी वन लगाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। अब यहाँ से आगे ऑथर क्या कह रहे हैं, आइए दोस्तों मैं इसके बारे में आगे बताने जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग होता है, जब आप इंटरेस्ट लेंगे तो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं, इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हर चीज़ें बेकार लगती हैं। इसलिए आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए, समय थोड़ा निकालना चाहिए। इतने पूरे दिन समय बर्बाद हो जाता है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आधे घंटे, 1 घंटे इंग्लिश पे ध्यान देना अच्छी बात है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट मालूम चलेगा। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बड़ा धीरे धीरे काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक वर्ड है अशर, इसका मतलब गाइड करना होता है। अशर इन पीस विद अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस, मतलब कहा जा रहा है कि गाइड किया जा रहा है कि पीस विद मतलब कि शांति के साथ अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस हुआ। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अनोखा, इज नेवर डन बिफोर, इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसी सफलता। बट इफ द मणिपुर सिचुएशन वेयर आउटकम्स, अगर मणिपुर सिचुएशन की बात करें जो इसका आउटकम्स है, ऑफ द कन्फ्लग्रेशन, ये कन्फ्लग्रेशन नाउन हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में टी आयोन वर्ड लगा हुआ है। इसका जो आउटकम है मतलब इसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, क्या है। कन्फ्लैग्रेशन मतलब होता है विनाशकारी, हिंसक, लिख लेंगे। इसका मतलब होता है जैसे डिस्ट्रक्टिव फायर, वायलेंट कन्फ्लिक्ट, यानी वायलेंट कन्फ्लिक्ट को बोलते हैं एक तरह से, बहुत ही उग्र वाली जो हिंसा होती है, हिंसक संघर्ष को बोलेंगे। दैट रेज्ड, ये चीज़ें बढ़ा दिया इन टू मई 2023, 2023 में, कि मई के महीने में, और कंटिन्यू टू रॉयल द स्टेट विद स्पोरेडिक स्कर्मिसेस। यहाँ पे ये चीज़ें क्या हो गई, रेस्ट कर दिया। रेस्ट मतलब कोई चीज़ को एंग्री करना, फ्यूरियस करना, काफ़ी तेज़ कर देना, जिसका क्या नुकसान हुआ आगे चल के। जो 2023 में जो शुरू हुआ, तो रॉयल, रॉयल करने के सेंस में, मतलब कोई चीज़ के बारे में रॉयल करने का सेंस ये है, जैसे कोई चीज़ को मोड़ना भी बोल सकते हैं। एक वर्ड के वैसे कई मतलब होते हैं, रॉयल करने के से कर दिया, पूरी तरह से मड़ी बना दिया। द स्टेट विद, मड़ी मतलब पूरी तरह से एक तरह से डिस्टर्ब करना, एजिटेट कर देना। ये सारी चीज़ें क्या किस पे लाके छोड़ दी हैं। स्पोरैडिक मतलब होता है एट इंटरवल्स, मतलब छिटपुट, ऑकरिंग इरेगुलर बेसिस पे, जो चीज़ें इरेगुलर बेसिस पे स्कर्मिशेस होती है उसको बोलते हैं। स्कर्मिशेस मतलब इस टसल को कहेंगे, झगड़ा को कहेंगे, यानी एक छोटे छोटे जो कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं उसको बोलेंगे। कन्फ्लिक्ट मतलब कोई चीज़ के विवाद को कहते हैं, इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने देखा कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं इस आर्टिकल में, और साथ ही साथ आपको ये मालूम चलता है कि दुनिया और स्टेट में या देश में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं।
उसके बारे में पता चलता है। इससे आपका डिस्क्रिप्टिव माइंड बढ़ेगा। कभी आप लिखेंगे, कोई चीज़ पे डिस्कशन करेंगे, तो आपके पास कुछ तो पॉइंट्स होंगे जिस पे आप बोल सके, प्रैक्टिस कर सके। आगे की बात है एंड रेकरिंग क्राइसिस, और रेकरिंग होता चला गया क्राइसिस के बारे में। रेकरिंग मतलब होता है कोई चीज़ का होना। रिकरिंग मतलब होता है अगेन अगेन होना। आर एनीथिंग टू गो बाय, कुछ भी हो सकता है, हो जाएगा। देन द स्टेटमेंट इज नॉट ओनली, जो स्टेटमेंट है, नॉट ओनली अ फॉल्स काम क्लेम, एक तरह से फॉल्स क्लेम नहीं है, सिर्फ बेकार दावा नहीं है, झूठा दावा नहीं है, बट इज ऑल्सो इन लाइन विद रिजिम्स एफर्ट्स टू पोर्ट्रे सक्सेस। जहाँ पे ये बातें कही जा रही है, वेयर फेलियर इज अपेरेंट इन ऑर्डर टू, इस वास्ते टू विन द बैटल ऑफ परसेप्शंस, ये बात कही जा रही है। एक चीज़ ध्यान देंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉन्सेप्ट है। बट ऑल्सो यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो नॉट ओनली भी इस वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है। हमेशा बैलेंस करेंगे। स्टेटमेंट इज नॉट ओनली, नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू होगा तो इन्वर्जन फॉलो हो जाता है, तो इस पहले लगा हुआ है। इन लाइन विथ रेजिम्स, उस रेजिम्स के लाइन में नहीं बना हुआ है। एफर्ट्स के बारे में, टू पोर्ट्रे सक्सेस, सफलता को पोर्ट्रे करना। सफलता को पोर्ट्रे करने का मतलब ये है, पोर्ट्रे का मतलब क्या होता है इसको समझेंगे कि पोर्ट्रे मतलब होता है कोई चीज़ को पेंट करना, ड्रॉ करना, रिप्रेजेंट करना, उसको पोर्ट्रे बोलेंगे। तो राइटर यहाँ पे कह रहा है कि पोर्ट्रे करने का सेंस ये हुआ कि ये चीज़ें रिप्रेजेंट करना, बताना। कई इसके मीनिंग हैं, आप ध्यान से समझेंगे। रिफ्यूज टू डाई डाउन एक आगे मिलेगा, एक तरह से टू लिटिल टू लेट का मतलब मैंने पीछे बताया था। इससे पहले कई फ्रेजेस यूज हुए हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक फ्रेज यूज हुआ है। चलिए फ्रेज को मैं लास्ट में इंडिकेट कर दूंगा कि जो जो फ्रेजेस यूज हुए हैं उसके बारे में। जहाँ पे फेलियर क्या अपायरेंट है, मतलब क्लियर है। जैसे ये सारी चीज़ें अगर होती हैं, मतलब कि जो इस प्रकार की चीज़ें होंगी, स्टेटमेंट इज़ नॉट ओनली ए फॉल्स क्लेम, स्टेटमेंट एक फॉल्स क्लेम बताता है, दावा बताता है, झूठ है, बट इज ऑल्सो लाइन विद रिजिम्स एफर्ट्स की लाइन में बताता है, जो पोर्ट्रे करेगा सफलता को। वेयर फेलियर इज अपेरेंट, जहाँ पे फेलियर निश्चित है, क्लियर है। फेलियर मतलब फियास्को एक वर्ड आता है। इन ऑर्डर टू, इस उद्देश्य, विन द बैटल ऑफ परसेप्शंस, जो परसेप्शंस की बैटल है, युद्ध है, रणभूमि है, यानी रण है, युद्ध लड़ाई को बोलेंगे, क्षमा चाहूंगा, रणभूमि ये नहीं होगा। बैटल मतलब लड़ाई को कहते हैं। बैटल फील्ड का मतलब होता है रणभूमि। स्कर्मिशेस मतलब झगड़ा या विवाद, पीछे था, इसको मैंने पहले भी बताया है। वर्ड्स पे काम जरूर करेंगे, टसल होता है, डिस्प्यूट होता है, कई मतलब इसके हैं। परसेप्शंस मतलब होता है जैसे किसी चीज़ के बारे में विचार को कहते हैं, जैसे एक तरह से धारणा, अनुभूति, अनुभव, फीलिंग कि क्या है, विन करना। बैटल ऑफ परसेप्शंस, जो परसेप्शंस मतलब जो अनुभूति है, उसके बैटल को जीतने की बात हो रही है। सून आफ्टर दिस ईयर एंड, रिपोर्ट ऑफ एमएचए, जो रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात है, केम आउट, ये आई है। रिपोर्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, सब्जेक्ट के साथ वी टू आ गया, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। द बिलीगर्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, जो बिलीगर्ड है यानी एजेक्टिव की तरह वॉक कर रहा है, बिलीगर्ड जो वर्ड आया एजेक्टिव की तरह वॉक कर रहा है। बिलीगर्ड मतलब ट्रबल होता है, अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर, इस ये एजेक्टिव है, ट्रबल्ड या अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर, इसको बोलेंगे। चीफ मिनिस्टर मणिपुर के, जिनका नाम है एन बीरेन सिंह, इशूड एन अपॉलजी, उन्होंने एक क्षमा याचना इशू किया गया है। अपॉलजी मतलब होता है माफ़ी को कहते हैं यहाँ पे। अपॉलजी का सेंस है एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, एक तरह से बोलेंगे एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, माफ़ी, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, माफ़ी को कहते हैं। यानी उन्होंने इशू किया है एन अपॉलजी, अपॉलजी नाउन है, सिंगुलर है तो एन लग गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको मैं आगे बताने वाला हूँ, आप थोड़ा सा और बने रहें, चीज़ें समझ में आपको आएंगी। फॉर,
द इथनिक वायलेंस, वायलेंस नाउन है, इथनिक एजेक्टिव है, जातीय इसको बोलते हैं, इन द स्टेट में जो भी है। दिस इन एनी केस, किसी भी केस में, इज टू लिटिल टू लेट, ये चीज़ें काफ़ी, टू लिटिल टू लेट एक फ्रेज है, जैसा कि मैंने बताया कि आगे बताऊंगा, पहले भी यूज़ हुआ था। तो टू लिटिल टू लेट का मतलब है एन एक्शन और एफर्ट मेड टू लेट टू बी इफेक्टिव, कोई भी चीज़ काफ़ी लेट है इफेक्टिव होने के लिए। इन द डे हिज गवर्नमेंट, उनकी जो सरकार है, एज हिज गवर्नमेंट डज नॉट सीम टू एन्जॉय, उनकी सरकार ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इंजॉय करे, सीम के बाद भी टू लगाते हैं। द कॉन्फिडेंस ऑफ एट लीस्ट वन पर्टिकुलर इथनिक कम्युनिटी इन द स्टेट, ताकि कॉन्फिडेंस हो इंजॉय करने का। एटलीस्ट मतलब कम से कम वन पर्टिकुलर एथनिक कम्युनिटी इन द स्टेट में, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ इन कॉन्फिडेंस नहीं है कि इंजॉय करे, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। फॉर द एम एच ए के लिए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बोलेंगे, टू पोर्ट्रे मतलब इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना, दैट नॉर्थ ईस्ट इज ऑन द पाथ टू पीस, कि नॉर्थ ईस्ट किस पाथ पे है, शांति के पाथ पे है एंड प्रॉस्पेरिटी के पाथ पे है, मतलब इनकी स्टेटमेंट आई है। लेकिन यहाँ पे राइटर संतुष्ट नहीं है कि आप कह तो रहे हैं कि यहाँ पे ये बातें आई है, लेकिन वहाँ पे ऐसा प्रतीत कहाँ हो रहा है कि उनकी सरकार कॉन्फिडेंस में है, एंजॉय कर रही है, कि ताकि दोनों पार्टी में किसी एक को भी संतुष्ट करे, कम से कम वहाँ पे कॉन्फिडेंस मिले, उनके बारे में सारी बातें कही जा रही है। इवन एज द एम्बर्स, एम्बर्स मतलब होता है जो जली हुई चीज़ होती है, जिसको ज्वाला बोलते हैं, यानी राख को भी कहेंगे, बट थोड़ा सा अलग इसका मतलब निकल के आएगा। एम्बर्स का मतलब कुछ और भी है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। एम्बर्स मतलब होता है अंगारे, स्मॉल पीसेस ऑफ बर्निंग, स्मॉल पीसेस ऑफ बर्निंग, इसको ध्यान देंगे, जैसे कुछ वर्ड है, एम्बर्स, आर्म्स, वैल्यूएबल्स, प्रोसीड्स, ये सभी नाउन में पढ़ने हैं, ये सभी होते हैं प्लूरल। रिचेज, ये सभी नाउन के साथ हमेशा रखेंगे प्लूरल वर्ब। जो अंगारे हैं, अंगारे का मतलब होता है स्मॉल पीसेस ऑफ बर्निंग, जो भी है, ऑफ द इथनिक वायलेंस इन मणिपुर, ये चीज़ें रिफ्यूज़ करता है, सब्जेक्ट ये प्लूरल है तो वी वन आ गया, रिफ्यूज़ के साथ भी टू लगाते हैं। ये चीज़ें रिफ्यूज़ करता है मणिपुर में, इथनिक वायलेंस है जो हिंसा वाली चीज़ है, जातीय हिंसा वाली चीज़। यहाँ पर राइटर ये कह रहे हैं, राइटर की इथनिक वायलेंस का मतलब जातीय जो हिंसा होती है उसको बोलते हैं। एथनिक मतलब कह सकते हैं जो कि एक तरह से जातीय जो हिंसा होती है उसके बारे में, कहाँ पे, मणिपुर में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टू डाई डाउन, रिफ्यूज टू डाई डाउन, एंड रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स, एक तरह से रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स से मतलब एक्शन को बोलेंगे, मेजर्स का मतलब रिस्ट्रिक्टिव एजेक्टिव है। आर बीइंग, ये चीज़ें क्या है, बीइंग रीइम्पोज्ड, ये रीइम्पोज की जा रही हैं। अब यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब मिला, डाई डाउन, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, इसको याद रखेंगे, डाई डाउन। इसकी मीनिंग होती है कोई चीज़ को ग्रेजुअली बिकम लेस स्ट्रांग, लेस स्ट्रांग को डाई डाउन बोलते हैं, ये याद रखेंगे। कैन ओनली बी डिस्क्राइब एज, इस चीज़ को डिस्क्राइब की जाएंगी, बर्निंग इट्स हेड इन द सैंड, एक तरह से बर्निंग हेड सैंड में होने की बात हो गई। मतलब बर्निंग हेड का मतलब होता है बर्निंग इन हेड साउंड, ये फ्रेज है, मैं बता दे रहा हूँ, इसका मतलब लिख लेंगे आप, मैंने कहा कि बाद में बताऊंगा तो ये चीज़ें आ रही हैं। बर्निंग इट्स हेड इन द सैंड, बर्निंग इन हेड्स, बर्निंग इट्स हेड इन द सैंड, फिर से मैं बोलता हूँ, क्षमा चाहूंगा इसको, यहाँ पे बर्निंग नहीं है, बरिंग है, बरिंग है। यहाँ पे चीज़ें मैंने गलत तरीके से बता दी, इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्या है, बरिंग इट्स हेड इन द सैंड, बरिंग है, बर्निंग नहीं है। इसका मतलब मैं बोलता हूँ, लिख लेंगे आप। इसका मतलब होता है इग्नोरिंग और रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज, किसी चीज़ को इग्नोर करना, रिफ्यूज करना, इस बात को नहीं मानने को बोलते हैं। मतलब क्या है कि एथनिक वायलेंस इन मणिपुर रिफ्यूज टू डाई डाउन, ये चीज़ें लेस हो गई हैं, रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स आर बीइंग रीइम्पोज्ड किए गए हैं, कैन ओनली बी डिस्क्राइब, इसको सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बरिंग इट्स हेड इन द सैंड, मतलब इसको, मतलब इसका मतलब होता है इग्नोरिंग करना, रिफ्यूज करना, एक्नॉलेज नहीं करने को बोलते हैं, कि जो प्रॉब्लम है उसके बारे में। इन दिसंबर, दिसंबर महीने में,
द यूनियन गवर्नमेंट हैड ऑल्सो रीइम्पोज्ड, यूनियन गवर्नमेंट ने इस बात को रीइम्पोज की है दिसंबर महीने में, ये बात कही जा रही है। रीइम्पोज्ड का मतलब होता है जैसे पुनः लगा लाया गया ना, यानी कोई चीज़ को फिर से लाने को कहते हैं रीइम्पोज्ड। द प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम जो है, शासन है, अमिड उसी दौरान, अमिड मतलब उस इन द मिडिल ऑफ होता है, ये प्रेपोजिशन है, इन द मिडिल ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स अराइजिंग आउट ऑफ इन्फ्लक्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, इसको पहले समझेंगे। कहने का सेंस ये है, जैसे कि ये जो प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम जो शासन है, उसी अमिड में, उसी दौर, उसी अमिड मतलब इन द मिडिल ऑफ, उसी बीच में सिक्योरिटी कंसर्न्स अराइजिंग हुआ है ऑफ इन्फ्लक्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। अब यहाँ पे इन्फ्लक्स का मतलब क्या होता है, नेबरिंग कंट्रीज मतलब जो पड़ोसी देशों, पड़ोसी जो कंट्रीज है, वहाँ की बात हो रही है। उसमें चीज़ें क्या हो गई, इन्फ्लक्स मतलब होता है एन अराइवल, और एंट्री को कहते हैं कि हुआ है ऐसी चीज़ें कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हुई है वहाँ पे, इन्फ्लक्स हुआ है मतलब एन अराइवल को कहते हैं, वहाँ से एंट्री हुई है, अराइवल, इसको मैंने लिख दिया है। फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज से कंट्रीज नाउन है, नेबरिंग एडजेक्टिव है। A reference to refugees from civil war टर्न, म्यांमार से, ऐसा माना जा रहा है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब एंट्री हुई है सिविल वॉर टर्न म्यांमार में, जो हुआ है म्यांमार की बात है। द MHA मतलब कि होम मिनिस्ट्री की बात है। ऑल्सो सेड, उन्होंने कहा, दैट इट विल मैप डेमोग्राफिक डेटा, ये मैप करेंगे जो भी डेमोग्राफिक डेटा है। मैप मतलब बनाने का सेंस होता है। along द म्यांमार बॉर्डर, जो बॉर्डर के along चीज़ें होंगी, हेल्प करेगा इन फेंसिंग ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, फेंस मतलब घेरा लगाना, यानी इसको रोकने के सेंस में आता है। बॉर्डर एंड स्टॉपिंग इनफिल्ट्रेशन, जो घुसपैठियाँ हो रही हैं। इनफिल्ट्रेशन मतलब बोलेंगे द एक्ट ऑफ सेक्रेटली एंटरिंग, जो सीक्रेटली तरीके से एंटरिंग होता है उसको बोलते हैं घुसपैठ। मतलब कि कहीं पे एंटर करना विदाउट परमिशन, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। जो घुसपैठिया हुई है उन सारी चीज़ों को, मतलब मिनिस्ट्री ने भी कहा है, जो होम मिनिस्टर की बात है, उन्होंने कहा कि इट विल मैप, इट मिनिस्ट्री के लिए आया, डेमोग्राफिक डेटा को क्या करेंगे, मैप करेंगे। मैप का सेंस यहाँ पे है जैसे किसी चीज़ को बनाने के सेंस में भी आएगा। मैप का मतलब ये भी होता है, जैसे कोई भी चीज़ को बनाने को भी मैप कहते हैं। तो मैप का ये भी मतलब है जैसे किसी चीज़ को बनाना, यानी प्लान करना भी बोलेंगे, या फिर प्लॉट करना भी बोलते हैं, ड्रॉ करना, कई मीनिंग इसके हैं कि क्या होगा जिसका, जिसकी बॉर्डर को हेल्प करेगा, कि मैप करेगा डेटा अलोंग विद द म्यांमार बॉर्डर। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि म्यांमार का कैपिटल कहाँ है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कैपिटल ऑफ म्यांमार, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कैपिटल ऑफ म्यांमार कहाँ है, और भारत के होम मिनिस्टर कौन है, साथ ही साथ भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, दोनों चीज़ें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं सारे के कमेंट देखूंगा। तीन सवाल आपसे है मेरे, पहला म्यांमार का कैपिटल कहाँ है, और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि हु इज़ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तीन चीज़ें आप कमेंट करेंगे। एंड स्टॉपिंग करेगा किस चीज़ को, इंटरनेशनल बॉर्डर को, ये चीज़ फेंसिंग करेगा, घेरा लगाएगा, और स्टॉपिंग करेगा इन्फिल्ट्रेशन को, जो घुसपैठियाँ हो जाती हैं। अगेन, इट विल बी अ ग्रेव मिस्टेक, एक गंभीर मिस्टेक होगा, मिस्टेक टू ब्रैकेट रिफ्यूजीज फ्लीइंग, जो भागते हैं कहाँ से, म्यांमार जनताज रिप्रेशंस। जनताज मतलब जहाँ पे जो चीज़ें उग्र हो जाती हैं उसको बोलते हैं जनताज, जनताज बोलते हैं इसको। काफ़ी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं इनमें, आप याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ग्रेव मिस्टेक होना है किस बात के लिए, जो फ्लीइंग मतलब भागते हैं, म्यांमार जनताज रिप्रेशन। जनताज मतलब होता है जैसे, जनता इज अ मिलिट्री गवर्नमेंट दैट हैज़ टेकन पावर इन अ कंट्री बाय फोर्स। जनता मतलब होता है कि जहाँ पे बाय फोर्स से पावर में आ जाना, मीन्स
मतलब कि मिलिट्री गवर्नमेंट का, जैसे सेना वहाँ पे पावर में आ जाती है, रिप्रेशन मतलब दबाव की वजह से, वहाँ पे फोर्सफुल तरीके से, जैसे फोर्सफुल तरीके से, तो उसको बोलते हैं जनताज। इनका जो रिप्रेशन है, रिप्रेशन मतलब कहीं पे दबाने को कहते हैं, किसी चीज़ को फोर्स करने को कहते हैं। इनकी जो रिप्रेशन है, दमन करना, एज इन्फिल्ट्रेटर्स, एंड दिस माइट एग्जासर्बेट ऑलरेडी फ्रेजाइल इथनिक रिलेशंस। एग्जासर्बेट मतलब होता है मेक, बेकार करना, मेक वर्स। हो क्या रहा है कि म्यांमार में एग्जैसरबेट मतलब किसी चीज़ को और ख़राब करना, जैसे इस बारे में इट विल बी अ ग्रेव मिस्टेक, एक बहुत बड़ा मिस्टेक होगा ब्रैकेट करना कि जो फ्लेइंग जो भाग रहे हैं द म्यांमार जनताज रिप्रेशन की वजह से, एस इनफिल्ट्रेटर्स, जो घुसपैठियां हैं, दिस माइट एग्जैसरबेट, ये चीज़ें और ख़राब कर सकती हैं ऑलरेडी फ्रेजाइल इथनिक रिलेशंस। जो फ्रेजाइल मतलब काफ़ी कमज़ोर भंगुर इथनिक रिलेशंस है, उसको और भी ख़राब कर सकता है। फ्रेजाइल मतलब इजीली ब्रोकन को कहते हैं। कि म्यांमार में जो जनताज, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेना के द्वारा जहाँ पे बलपूर्वक शासन में आ जाना, उसको जनताज बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया ही कि जनताज मतलब होता है कि जैसे जनताज बोलते हैं, अ जनता इज अ मिलिट्री गवर्नमेंट दैट हैज़ टेकन पावर इन अ कंट्री। मिलिट्री गवर्नमेंट जो पावर में आ जाए, उनकी जो रिप्रेशन है, दमन है, जिसकी वजह से जो इनफिल्ट्रेटर्स हो रहे हैं, वहाँ से लोग भाग के कहीं घुसपैठिया बन रहे हैं, ये चीज़ें माइट एग्जैसरबेट कर सकता है, मतलब लेस पॉसिबिलिटी है कि खराब कर सकता है ऑलरेडी फ्रेजाइल इथनिक रिलेशंस को बॉर्डर स्टेट में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा समझने वाला आर्टिकल है, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए इसके लिए, और टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसको ध्यान से समझेंगे। सच एज नागालैंड का एरिया जो है, मणिपुर है, मिजोरम है। मेरा एक और सवाल है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का कैपिटल कहाँ है? इन तीनों के कैपिटल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। द MHA मस्ट इंस्टेड ऑफ, मतलब जो MHA है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मस्ट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग गेटिंग इट्स एक्ट टुगेदर, इसके बदले इन कंडक्टिंग द सेंसस, जो सेंसस करना है, एंड वर्किंग विद द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ब्रिंग आउट, मतलब पब्लिश करना होता है, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब पब्लिश करना। ह्यूमैन पॉलिसी, ह्यूमैनी जो जो मानवीय पॉलिसी है, ऑफ एड्रेसिंग द रिफ्यूजी सिचुएशन, रिफ्यूजी सिचुएशन को, रिफ्यूजी सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए। शॉर्ट ऑफ डूइंग सो, इस शॉर्ट ऑफ मतलब कमी होना है ऐसा करना, द मिनिस्ट्रीज इकोनॉमियस टू इटसेल्फ विल बी स्मग सेल्फ सेटिस्फैक्शन डिवोइड, मतलब इसमें कमी होगी। ऑल मीनिंग, डिवोइड मतलब लैक होता है, कमी को कहते हैं। मतलब यहाँ पे बात कही जा रही है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग, इसके बदले गेटिंग टुगेदर इन कंडक्टिंग सेंसस करना, वर्किंग विद स्टेट गवर्नमेंट्स टू ब्रिंग आउट, ह्यूमैन पॉलिसी को लाना। पब्लिश आउट होता है, ब्रिंग आउट मतलब कोई चीज़ को पब्लिश करने को बोलते हैं। यहाँ पे ब्रिंग आउट लिख लेंगे, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई चीज़ को प्रकाशित करना बोलते हैं, लॉन्च करना, एस्टैब्लिश करना। फ्रेजल वर्ब वर्ब या प्रेपोजिशन है, वर्ब प्लस एडवर्बियल पार्टिकल को कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। पॉलिसी ऑफ एड्रेसिंग है रिफ्यूजी सिचुएशन को, सॉर्ट ऑफ डूइंग करने में कमी है, द मिनिस्ट्री, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। इनकोमियंस मतलब होता है हाई प्रेज, प्रशंसा, जो हो रही है मिनिस्ट्री का, टू इट सेल्फ अपने आप में, विल स्मग करेगा, ये चीज़ें क्या करेगा? स्मग मतलब आत्मसंतुष्टि बातें होंगी, जैसे शॉर्ट ऑफ डूइंग सो, ऐसा करने में कमी करना, और मिनिस्ट्री इज काफ़ी क्या है? इनकोमियम्स मतलब होता है अपने आप को, मतलब कि हाई प्रेस करना, ट्रिब्यूट देना अपने आप को। टू इट सेल्फ विल स्मग, ये चीज़ें क्या करेगा? स्मग करेगा। स्मग मतलब कि आत्मसंतुष्टि वाली बात होगी, सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली बात होगी। डिवोइड ऑफ ऑल मीनिंग, इस सारे मीनिंग में सारी चीज़ें कमी ला सकती हैं, कि अगर आप खुद के बारे में तारीफ करेंगे, यानी मेन प्रॉब्लम्स पे आपका काम ना हो, बस बोल देना कि शांति है, ये है, वो है। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, मैं कुछ भी ऐसा अपने ओर से नहीं कह रहा हूँ। ये सारी बातें थी, इसको मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। जैसे इस आर्टिकल में गृह मंत्रालय के पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करने के दावों की आलोचनात्मक समीक्षा की गई, जिसमें मणिपुर में जारी जातीय हिंसा और अनउलझे, मतलब क्षमा चाहूंगा इसके लिए, अनसुलझे मुद्दों को उजागर किया गया है। इस सरकार की आत्म प्रशंसा और वास्तविकता के बीच विरोधाभास को रेखांकित करता है। जहां छिटपुट हिंसा हुई, पुनः
लागू किए गए प्रतिबंधात्मक उपाय म्यांमार के गृह युद्ध से भागे जो वहाँ के रिफ्यूजी हैं, जो यहाँ भाग कर आ जाते हैं, दुर्दशा शांति के बजाय एक नाजुक और अस्थिर स्थिति का संकेत देती है। लेकिन इस आर्टिकल में जो घुसपैठियों के रूप में वर्गीकृत करने के लिए जोखिम की ओर रेखांकित किया गया है, जो जातीय तनाव को बढ़ा सकता है। ये चुनौतियों से निपटने के लिए मानवीय और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ताकि जो दावे ये कहे जा रहे हैं कि ठोस कार्रवाई की मांग करता है, इस आर्टिकल में मुख्य तर्क ये है कि वास्तविक शांति संवाद, समावेशिता और प्रभावी प्रशासन से ही संभव है। मतलब बातचीत, डायलॉग, डिस्कशन, ये सारी चीजें करेंगे तभी हम शांति स्थापित कर सकते हैं। वहां पे शांति स्थापित करने के लिए इन सारी चीजों पे वर्क करने चाहिए। तो आपने देखा कैसे मैंने ब्रेक करके सारी बातें बता दी हैं। इस प्रकार से आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें एक फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है जो मैंने बता दिया। ब्रिंग आउट मतलब पब्लिश करना होता है। उसके बाद उसमें था अशर इन मतलब इंट्रोड्यूस करना। रिफ्यूज टू डायलॉग मतलब परसिस्ट करना होता है। तो काफ़ी चीज़ें मिली सीखने को। इसी प्रकार से दूसरा आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।